ये कहानी है भारत के भाग्य विधाता एक ऐसे महायोद्धा की महागाथा जिसने अपनी संकल्प की शक्ति, अदम्य साहस और शौर्य गाथा से संपूर्ण विश्व जगत को वीरता और साहस का पाठ पढ़ाया। ये कहानी है भारत के वीर सपूत, भारत के लाल छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्हें पूरा देश देवतुल्य मानता है। उनके जीवन की प्रेरणादायक और सच्ची कहानी मैंने श्रीमान योगी से ली है, जिसकी प्रेरणा मुझे महाराष्ट्र की पावन भूमि नासिक से प्राप्त हुई। कुछ लाइनों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। देखो मुल्क मराठों का, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का टोला था। देखो मुल्क मराठों का, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का टोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। हर पत्थर पर आग लगी थी, हर पर्वत एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी लाज हमारी आन की, बान की, सम्मान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, ये मिट्टी है स्वाभिमान की, ये मिट्टी है अभिमान की। इन्हीं लाइनों के साथ मैं उस कहानी की ओर आपको लेके चलता हूं, जिस कहानी के माध्यम से न सिर्फ आप वरन आने वाली पीढ़ियां भी अपने अंदर उस संकल्प शक्ति को जगाएंगी जो हमारे बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगाई। और ये कहानी है शुरुआत कहां से होती है। तो मैंने इस कहानी को लिया है श्रीमान योगी रणजीत जी देसाई द्वारा रचित इस पुस्तक से। और इसकी शुरुआत होती है शिवनेरी दुर्ग की तलेटी में बसा हुआ जुन्नर गांव। एक छोटा सा गांव है और जुन्नर गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित अमराई में साहेजी राजा का घुड़सवार दल जो है विश्राम कर रहा था। और वो आम के वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहे थे अपने बेटे संभाजी के साथ अपनी पत्नी का। दोपहरी ढल चुकी थी, फिर भी हवा का बहना शुरू नहीं हुआ था। गर्मियों के दिन थे, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। रात की शीतलता आने में अभी बहुत देर थी। पिता पुत्र दोनों ही दृष्टि अमराई की ओर दिखाई देने रहे रास्ते की ओर लगाई हुई थी। रास्ता सूना था, कोई भी आता जाता दिखाई नहीं पड़ता था। जो जो समय बीतता जा रहा था, साहेजी राजा की बेचैनी क्षण प्रतिक्षण बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि उनको अपनी पत्नी का इंतजार था जो कहीं रास्ते में छूट गई थी। आबा साहब देखिए, मां साहिबा आ रही। बेटे ने जैसे ये बात कही, साहेजी ने उत्कंठित होकर पूछा, कहां है, कहां? नन्हे शंभू ने जिस ओर संकेत किया, साहेजी राजा ने उस ओर देखा कि सूर्य की आड़ी किरणों के बीच धूल उड़ाती हुई घुड़सवारों की एक टोली दौड़ी आ रही है। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। अमराई के निकट पहुंचते ही घुड़सवार दल की गति धीमी पड़ गई। घोड़े रुके, उनमें से 3 घोड़े मंद गति से आगे की ओर बढ़े। लंबी घुड़दौड़ के कारण जीजाबाई के मुख पर छाई हुई थकावट नन्हे बेटे संभाजी को देखते ही मंद हंसी में बदल गई। एक दासी ने हाथ का सहारा लेकर रानी जीजाबाई को घोड़े से उतारा। दौड़ धूप के कारण उनका मुख तमतमा उठा था, आंखें लाल हो गई थीं। 3 महीने की गर्भवती जीजाबाई ने पसीना पोंछा। जीजाबाई उस समय गर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने गर्भ में समाये हुए थे। आंचल संवार कर वो अपने पति साहेजी राजा के सामने आई। इस तरह चप्पे चप्पल पे ठहरते हुए अगर दौड़ते रहे हम, तो समझ लो कि तुम्हारे बाप की पकड़ में ही आ गए हम। जीजाबाई ने कहा, यही तो कहना चाहती थी मैं। आप आगे निकल जाइए। और तुम? साहेजी राजा ने पूछा, और तुम? मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे की यात्रा कर पाऊंगा। तो ऐसे उजाड़ जगह में तुम्हें छोड़ के मैं कैसे चला जाऊं? यहां पे मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। राम सिया की अमिट कहानी, एक है चंदन एक है पानी। इसी प्रेम और विश्वास से बंधी डोरी पे साहेजी राजा और जीजाबाई की कहानी आगे बढ़ती है। जीजाबाई ने कहा कि यही पास में आपके समधी रहते हैं, जिनका नाम विश्वास राव है। मैं उन्हीं के यहां रह लेती हूं। आप सुरक्षित रहें तो समझिए हम सभी सुरक्षित हैं। अब समय नष्ट न करें, एक भी पल बहुत मूल्यवान है। ऐसी परिस्थिति में जहां जीजाबाई अपने पति साहेजी राजा के प्रति न सिर्फ प्रेम आदर विश्वास प्रकट करती हैं, वरन उनकी सुरक्षा के लिए वो कदम उठाने के लिए आतुर हैं कि किस तरीके से वो वहां उनको छोड़ दें और आगे निकल जाएं।
ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में साईं जी राजा थोड़ा भड़क जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पिताजी के पराक्रम का परिणाम है, भला हम इसे क्या करें। लेकिन जीजाबाई ने कुछ भी उत्तर देना उचित नहीं समझा। लेकिन इसके बावजूद भी समाचार जुन्नर भेजा गया। साहिब जी के समधी विजय जी सिंधो जी विश्वासराव स्वयं अगवानी करने आए। बड़े सम्मान पूर्वक वे साहिब जी राजा और जीजाबाई को अपनी हवेली में लेकर गए। हवेली की बैठक में पहुंचते ही साहिब जी राजा कहने लगे, विश्वासराव, हम विवश होकर तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। तुम्हें हमारे कारण जो कष्ट हो रहा है इसके लिए हमें खेद है। विश्वासराव जी ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं राजे, हम तो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि इसी रूप में हम आपके किसी काम तो आए। आप निश्चिंत रहें, हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रानी साहिबा का आतिथ्य सत्कार करेंगे। हमें तुमसे यही आशा थी, ऐसी उम्मीद ना होती तो हम यहाँ कभी नहीं आते। पर अब हम यहाँ और अधिक देर नहीं ठहरेंगे। क्यों शंभू राजा हमारे साथ चलोगे ना? साहिब जी राजा ने अपने बेटे से पूछा, क्यों शंभू राजा चलोगे ना हमारे साथ, या यही रहने का इरादा है? जीजाऊ से आंखें बचाते हुए बालक शंभू कह उठा, हम आपके साथ जाएंगे। शंभू राजा उस समय बहुत छोटे थे, मां से आंखें बचा रहे और पिता से कह रहे हम आपके साथ जाएंगे। बहुत अच्छे, शाबाश, यही ठीक होगा तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी जहां पे ना सिर्फ साहिब जी राजा अपनी जान बचाने के लिए वरन अपने भविष्य को भी बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, यहां से वहां भाग रहे थे। और कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। क्या होगा इस कहानी में आगे, किस तरीके से साहिब जी राजा यहां से निकलेंगे? मां की ममता बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे साहिब जी राजा ने जीजाबाई से विदा ली, उनकी आंखें डबडबा गईं। लेकिन उन्होंने अपना मुंह एक ओर फेर लिया। वो नहीं इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि बेटे और पति का वियोग उन्हें खाए जा रहा है। साहिब जी राजा के जाने के बाद, भोजन पानी नित्य क्रिया होने के बाद जुन्नर गांव में रात का साम्राज्य छा गया था। घर घर में समय दिया बत्ती जल उठे। गांव की पहरे चौकी पर जल रही मसाल हवा में फरफरा रही थी। अभी गांव की आंखों में नींद की खुमारी कुछ ही छाई थी कि अचानक जुन्नर की चारों दिशाओं से घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजने लगी। सारा गांव भय से थर्रा उठा। सबकी नींद जाने कहां भाग गई। विश्वासराव भोजन करके अभी बैठक वाले हिंडोल पर बैठे ही थे। बैठक की दीवारों पर लटके हथियार मसालों के प्रकाश से चमचमा रहे थे। टापों की आवाज कानों में पड़ते ही विश्वासराव सहसा खड़े हो गए। उनका ध्यान बड़े दरवाजे की ओर गया और ठीक उसी समय एक हरकरा दौड़ता हुआ भीतर आया। मुसीबत आ गई मालिक, मुसीबत आ गई मालिक, लखूजी जादव ने पूरा गांव घेर लिया है, वे इधर ही आ रहे हैं। चलो अच्छे मुहूर्त पर आए हैं, ठीक है, कहते हुए विश्वासराव ने बैठक में लटक रही तलवार उठा ली। 2-4 कदम लपकते ही वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि सामने लखूजी जादव आ खड़े हुए। उनके हाथ में नंगी तलवार थी, चेहरा रोष से दमक रहा था। कहां है वो हौसले का बच्चा? लखूजी गर्जे। पहले आप तलवार म्यान में रखें और भीतर पधारें, विश्वासराव ने कहा। चल हट, बेकार ही मेरे रास्ते में आड़े मत आओ, लखूजी फिर से कड़क कर बोले। विश्वासराव ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, सज्जनों के घर में इस प्रकार नंगी तलवार लेकर प्रवेश नहीं किया जाता। लखूजी वहीं रुक गए। क्रोध के कारण उनके सफेद गलमुच्छे थरथरा रहे थे। उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया, मैं पूछता हूं कहां है वो भोसले का बच्चा? वे यहां नहीं है, यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। भोसले वंश के जाए अभी इतने नपुंसक नहीं हुए जो कहीं डर कर छिप जाएं। व्यंग भरी हंसी हंसते हुए लखूजी बोले, हां, छिप बैठने के लायक ना हो पर भाग खड़े होने के लायक अवश्य हो गए हैं। अब विश्वासराव का संयम टूट गया। वो कह उठे, खबरदार जादवराव, बहुत सुन लिया, आपका कहा सुना। सुन लीजिए, ये घर भोसले के समधी का है। यह भोसले का उपहास सहन नहीं किया जाता। हाँ, तुझसे विनती नहीं कर रहा हूं मैं। क्रोध से तलवार उठाते हुए लखूजी कहने लगे, मेरे हाथ में शमशीर है, दिखाई पड़ती है या नहीं? चल हट, दूर हो जा। पलक झपकते ही विश्वासराव ने भी तलवार हाथ में थाम ली। झटके से तलवार को म्यान से बाहर खींचा। म्यान हवेली के चौक में जाकर गिरी और नंगी तलवार उनके हाथ में चमक रही थी। तेरी ये मजाल,
कहते हुए लखूजी राव ने तलवार उठाई ही थी कि आवाज आई, आभा आभा। आवाज सुनते ही लखूजी की दृष्टि उस ओर मुड़ी। बैठक की पौड़ी में जीजाबाई खड़ी थी। मशाल का उजाला उनके आधे मुख पर पड़ रहा था। लखूजी का उठा हाथ नीचे की ओर झुक गया। यद्यपि विश्वास राव ने लखूजी को पौड़ी की ओर जाने का रास्ता तो दे दिया, फिर भी लखूजी ने कदम बढ़ाने के लिए जो भी कदम बढ़ाया उस दूभर हो रहा था आगे बढ़ना। जीजा जीऊ। पिता की पुकार पर ही आबा आबा कहती हुई जीजाबाई झट से सीढ़ियों उतरी और पिता लखूजी से लिपट गई। दोनों की उंगलियां एक दूसरे की पीठ से सहलाकर शायद एक दूसरे को बहुत ही समझा रही थी। दोनों बैठक में आए। लखूजी राव बैठक की चौकी पर बैठे। विश्वास राव आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहने लगे, मामा जी हमें क्षमा करें। रहने दो विश्वास राव, क्षमा किस बात की, उल्टे तो हम तुम्हारा जोश देखकर बहुत खुश हुए। हमें यह देखकर आज खुशी हुई कि भोसले वंश में न सही पर भोसलों के रिश्तेदारों में तो शेर और सूरमा है। अपनी ही बात पर खुश होकर लखूजी राव ठहाका मारकर हंस पड़े, परंतु जब उनकी समझ में आया कि वो अकेले ही हंस रहे तो हंसते हंसते रुक गए। जीजाबाई को अंग लगाते हुए कहने लगे, क्यों बेटी, तू तो अच्छी है ना? अच्छी? अब भी क्या पूछ रहे हैं आबा आप? जीजाबाई कहते हुए रुक गई। लखूजी कहने लगे, हाँ हाँ कहना बेटी, रुक क्यों गई? जीजाबाई ने पिता की आंखों में आंख मिलाई। मन के भीतर का कोई गहरा दुख अकस्मात उभर आया। अपनी बात का आशय समझने से पहले ही उनके मुख से बात निकल पड़ी। लड़की की जात क्या और हल्दी रोली की बुकनी क्या, चाहे कोई उठाए और चाहे किसी के माथे मर दे। एक दिन रंगपंचमी के दिन आपने दरबार में अपनी इस जीव बेटी की ब्याह की हल्दी रोली उछाली थी, सो आज वह रोली उसी तरह हवा में तिरछाई फिर रही है। लखूजी जादव बोले, क्यों हवा में क्यों? वो गरज कर बोले, इस लखूजी जादव की गोद अभी इतनी उजाड़ नहीं हुई, उस भोसले को अपनी लुगाई बोझ लगती होगी, पर मुझे मेरी बच्ची वैसी ही प्यारी है। बच्ची इतनी प्यारी है तो ये वैर कैसा आबा, और ये दुश्मनी भी किसके साथ ठानी आपने? अपने दामाद के साथ। इस दुश्मनी में समझ लीजिए कि आप जीत गए और आपकी बेटी की मांग उजड़ गई, तो क्या आपको खुशी होगी आबा? तुम्हें इस लाडली बेटी की कसम। क्या होगा जीजाबाई की कसम का उनके पिता के ऊपर असर, और इस कसम से क्या वो कहेंगे, क्या वो शर्तें रखेंगे, क्या वो संकल्प लेंगे, किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ेगी। अगर ये कहानी आपको वाकई में अच्छी लगती है, ये कहानी आपको वाकई में प्रेरणा देती है, तो इस कहानी को अपने तक सीमित न रखें, जन जन तक, हर उस शख्स तक, हर उस नौजवान तक इस कहानी को भेजिए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा को जन जन सुने और उनकी इस महागाथा के माध्यम से हम राष्ट्र के निर्माण में एक ऐसी सोच का उदय करें जिससे भारत का हर वो युवा साथी आगे बढ़ सके, सक्षम बन सके, संकल्प शक्ति के साथ आगे जा सके। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आज का पहला एपिसोड के कुछ चंद अंश सुने, जिन्हें मैं आगे लेकर और बढ़ता रहूंगा। मेरा यही प्रयास है कि मैं भारत में एक नई जन जागृति इस कथा के माध्यम से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार जो आपने इस एपिसोड को सुना। अपने मन की गहराइयों से सादर आभार आपका।